96.9। आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। इससे पहले कि मुख्यमंत्री जो बात कह रहे थे महिलाओं और लड़कियों के उत्थान के लिए काफी अहम बात थी, इसे हमने आपको बताना जरूरी समझा, इसलिए उस लिंक को हमने नहीं तोड़ा। लेकिन आज जिसकी हम बात कर रहे हो, एक ऐसे सूत्र की बात करेंगे, ऐसे लिंक की बात करेंगे जो धमाके पर धमाके किए जा रही है। दरभंगा जंक्शन पर पार्सल धमाके की जांच के लिए एफएसएल की टीम पहुंच गई। इसमें एक नया अपडेट हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को समझाने के लिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरभंगा स्टेशन पर रेल पार्सल में धमाका हुआ, प्लेटफॉर्म पर रखे कपड़े के पार्सल में यह धमाका हुआ। तीसरी बात जो इसमें खुलकर आई सामने इस पूरे मामले में कि धमाके से कपड़े के जो बंडल है उसमें आग लग गई। इसके अलावा क्या हुआ इस पूरे मामले में, बंडल में बंद कुछ कपड़े जले भी जो वहां पर बिखरे पड़े थे। हल्का धमाका होने के कारण जान की कोई क्षति नहीं हुई, यह पता लगाने की कोशिश जब तक की जाती लोगों में भगदड़ मची थी। कपड़ों के बीच एक छोटा सा बोतल मिला है और इस बोतल को ही यह बताया जा रहा कि कहीं ना कहीं उसमें रखे हुए लिक्विड से धमाका हो सकता है, क्योंकि वो कुछ रसायन हो सकता है। तो चलिए, रेल पार्सल में धमाका हुआ, इसके बाद हम आपको इस पूरे मामले के बारे में वृत्तांत से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं पटना स्टूडियो। ललन सिंह हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं, पूर्व डीजी अशोक कुमार गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से प्रवक्ता विनोद शर्मा मौजूद हैं, कई और मेहमानों को हमने बुलाया है ताकि इस मॉड्यूल का हम पता लगा पाए। ललन सिंह जी, जो कि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, तो हमें जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि सब कुछ शांत चल रहा था। 2013 तक हमने उन धमाकों को काफी करीब से देखा जाना, लेकिन उसके बाद से जो धमाके इधर शुरू हुए हैं उस पर फिर से एक बार मॉड्यूल पर चर्चा होनी शुरू हो गई है। दरभंगा मॉड्यूल पर चर्चा होनी शुरू हो गई है और खासकर उन इलाकों पर जो कि सीमांचल के इलाके हैं, उन पर पैनी निगाह है कि आखिर यह कनेक्शन है क्या, कहीं कुछ नया तो नहीं पैदा हो रहा है। और जो ब्लास्ट हो रहे हैं वो अनचाहे ब्लास्ट हो जा रहे हैं, जानबूझकर कराया गया ब्लास्ट नहीं है, अनचाहे हो जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या जो खुफिया तंत्र है वो किस तरीके से काम कर रहा है और अभी तक क्या कुछ लगता है कि इसमें हमने कामयाबी पाई है? मैं आपको बताना चाहूंगा जी आपके माध्यम से कि ये 2000 से सीमांचल और मिथिलांचल का जो एरिया है जी। वो लगातार शक के घेरे में है। सुरक्षा की शुरुआत शक से होती है, मैं पहले ये बताना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब अभी हाल के दिनों में बंका के अंदर मस्जिद के पास एक धमाका हुआ, उसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ये क्या होता है, इससे जांच के ऊपर असर पड़ता है। और आज का जो आपने इंसिडेंट बताया, वो सिकंदराबाद से वो ट्रेन दरभंगा आई और उसके पार्सल वैन के अंदर ये आपका कपड़े का गठरी, जिसके अंदर किसी कारणवश आग लगा और धमाका हुआ। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये जो आतंकी का निशाना बिहार है, वो निशाना नहीं है, वो एक हाइड आउट बनाने का एक तरीका है। और मैं बताना चाहूंगा कि इसका खास कारण क्या है। मिथिलांचल और सीमांचल ये दोनों नेपाल के खुले हुए बॉर्डर के नजदीक का है और बगल में बारसोई, कालियागंज, रायगंज और ये इस्लामपुर सेक्टर जो कि बांग्लादेश से मिलता जुलता एरिया है। सवाल इस बात का है कि अगर आप बोधगया को देखें, उसके बाद यासीन भटकल को देखें, सीआरपीएफ का 2008 का जो आतंकी था वो भी मधुबनी से पकड़ा गया, और उसके बाद चन्ना स्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलोर में है, उसका भी आतंकी जो पकड़ा गया था वो सीतामढ़ी से पकड़ा गया था। 2021 में मैं आपको बताना चाहूंगा, फरवरी में जो 7 पिस्टल का कनेक्शन जम्मू के आतंकियों के साथ हुआ, इसका मतलब है कि यह सोची समझी प्लानिंग है। और यह जो सीमांचल और मिथिलांचल है, इसके ऊपर हमारी ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी जो है वो बता रही है कि यह इलाका पूरा निशाने पे नहीं है, हाइड आउट बनता जा रहा है। और अगर इसके ऊपर पूरी चौकस नजर नहीं रहेगी स्टेट गवर्नमेंट की, भारत सरकार की और एजेंसियों की, तो यह बहुत बड़ा एक साजिश के तौर पे हो सकता है कि बिहारी नहीं, इसके माध्यम से भारत के किसी कोने में बहुत बड़ा
एक आतंकी हमला हो जाए और चलिए, इसका नुकसान ललन सिंह को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सुगबुगाहट है, ये चीजें हो रही है, भीतर खाने काम चल रहा है और काफी तीव्र गति है। इंटेलिजेंस की जहां तक बात है, यहां पर कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, जिसे बाद में ये कहा जा रहा है, कुछ चीजों को छुपाया जा रहा है। पूर्व डीजी अशोक कुमार गुप्ता हमारे साथ हैं। अशोक कुमार गुप्ता जी, किस तौर पर आप इसे देख रहे हैं इन धमाकों को? क्योंकि जो ब्लास्ट अभी छिटपुट जरूर लग रहे हैं, लेकिन किसी बड़े धमाके की ये आठ है। अशोक कुमार गुप्ता जी, चलिए, बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं। विनोद शर्मा जी, पूरी स्थिति को आप देख पा रहे हैं, लगातार धमाके पर धमाके हो रहे हैं। चिंता का सबब इस बात को लेकर है कि जिन धमाकों को लेकर हम देखते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, उस पर इंटेलिजेंस क्या काम कर रहा है, यह एक बेहद जरूरी है। और जो सरकार आपकी है, तो सरकार किस तरीके से इस पर एक्शन ले रही है? क्योंकि अभी तक 2 से 3 धमाके हमने देखे, उस पर एफएसएल की टीम आती है, उसके बाद उस पर लिपापोती शुरू हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों, और इंटेलिजेंस क्या कुछ कर रहा है, इसके बारे में क्या आप तक जानकारी है? देखिए विवेक जी, निश्चित रूप से काफी गंभीर और चिंता का विषय है। दरभंगा में जो घटना घटी है, प्रथम दृष्टया एक साजिश का मामला लगता है। साजिश के तहत वहां पर ब्लास्ट की सामग्री भेजी गई है, जिसका जांच एसएफएल की टीम कर रही है। और निश्चित रूप से उसमें जो एड्रेस है, वो जहां से भेजा गया उसका पूर्ण एड्रेस नहीं है। यहां पर भी अधूरा एड्रेस जिसके नाम से आया है, लेकिन सरकार गंभीर है, पूरा प्रशासन गंभीर है। और 2000 से सारी दुनिया जानती है कि बिहार में आतंकी घटनाएं घटनी शुरू हुई है। लगातार 2006 में, 8 में, 11 में हमारे प्रधानमंत्री जब 13 में गांधी मैदान में भाषण दे रहे थे, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। लेकिन भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस पर सख्त थे। आतंकवादियों का मनोबल गिरा है, घटनाएं निश्चित रूप से देश में कमी हुई है और उनकी गिरफ्तारियां हुई है, उन पर कार्रवाई हुई है। और बिहार में भी हमारी जो सरकार है, भाजपा जदयू की सरकार, किसी भी सूरत में ऐसे आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं करेंगी, चाहे वो किसी से जुड़े हुए हों, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, उनकी गिरफ्तारी करेगी। लेकिन लोग पूछ रहे हैं, और एक्शन क्या, प्लान एक्शन क्या है, भीतर खाने क्या चल रहा है? कोई तो मानचित्र आपने तय किया होगा कि इस मानचित्र पर हमको चलना है, या फिर जो आपके पास जो रिपोर्ट, आपकी सरकार तक रिपोर्ट आती होगी, उस पर हम आगे चलेंगे। हो क्या रहा है? धमाके तो हो रहे हैं, ये तो दिख रहा है। देखिए आंतरिक रिपोर्ट सरकार का होता है, प्रशासन का होता है, उसको हम चैनल पर नहीं प्रसारित कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सतर्क होते हैं। जो आतंकवादी होते हैं बहुत चालाक होते हैं। अगर चैनल पर डिबेट में आएगा वो प्रसंग, तो निश्चित रूप से वो सजग हो जाएंगे। आप बताएं ना बताएं, वो तो अपनी कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस से आजम बारी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। आजम बारी जी, जो स्थिति है उसे आप देख पा रहे हैं, चिंता का सबब है, और इस मुद्दे को ध्यान में लाने का मकसद बस यही है कि धमाके जो हो रहे हैं उसके पीछे की जो सच्चाई है उस पर ध्यान आकृष्ट होना चाहिए कि हो क्या रहा है। क्योंकि लोग देख रहे हैं, अब सभी लोग समझ रहे हैं कि ये धमाके सुनाई नहीं देते थे, लेकिन अब जो दिखाई दे रहा है वो बहुत बड़ा होने जा रहा है। आज जो घटना घटी, एक छोटा सा उदाहरण है दरभंगा जंक्शन पर, जहां पार्सल धमाके की जांच के लिए एफएसएल की टीम को लगाया गया। शीशी बरामद हुई, कोई रसायन कह रहा, कोई विस्फोटक कह रहा, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। ऐसे में क्या लगता है कि सरकार की जो इंटेलिजेंस है, खुफिया तंत्र है, क्या उस पर सवाल खड़े होने चाहिए? बिल्कुल, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसके जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। ये इस तरह की घटनाओं से एक नया वातावरण बनता है, जो वातावरण बिहार और बिहार के बाहर खराब मैसेज जाता है। और अभी आप जब बोल रहे थे तो ये बात सामने आ रही थी कि भाई इंटेलिजेंस फेल्योर, तो सदी इंटेलिजेंस फेल्योर है। जिस तरह का काम मुझे जो जानकारी मिली थी, मैं बांका की, मैंने उसकी पूरी जानकारी ली थी और आप ही के चैनल में इस पर उनके डिस्कशन में भी बैठे थे। तो उसके बाद वहां के गुप्ता डीएसपी से भी बात हुई थी, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर था। चलिए हम जरा आरएसएन सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के पास चलते हैं। आरएसएन साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? कोई चीज नहीं है सरकार में, कोई चीज नहीं है। एक बड़ी आरएसएन साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल सर, एक बात तो है तय कि बिहार में जिस तरीके से तरह तरह के मॉड्यूल की बात सामने आई, फिर कुछ दिनों तक धमाके शांत रहे, उपस्थिति तो जो आतंकी है वो दर्ज करा रहे हैं। चौथी चीज की जो स्लीपर सेल है वो अपना काम कर रहा है, और जो ये धमाके हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर
और भी फोकस होने की इस वक्त जरूरत है कि आप सचेत हो जाएं? कोई बड़ी तैयारी चल रही है? आप इस मॉडल्स को, इन धमाकों को कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं तो यही देख रहा हूं कि कश्मीर में एलओसी में चीजें थोड़ी मुश्किल हो गई हैं, तो अभी वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। और कोई भी ऐसे जो जिहादी हमले होते हैं, तो एक चीज जान लीजिए कि कहीं ना कहीं इनका ये इंटरनेशनल बॉर्डर का फायदा उठाते हैं। और मिथिलांचल का जो इलाका है, आपको मालूम है, नेपाल से लगा हुआ है। और कई लोग उधर से आपके जो पाकिस्तान से द्वारा प्रशिक्षित जिहादी हैं, जी जी, वो उस रास्ते उस बॉर्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने खुद नेपाल का दौरा किया है। अगर इंडो नेपाल बॉर्डर पर आप चले जाएं तो आप ये मदरसों और मस्जिदों का जो नेटवर्क जो है वो आप देख के हैरान हो जाएंगे। और कहां से पैसा आ रहा है, कहां फंडिंग आ रहा है, ये कोई नहीं जानता है। जी जी, जबकि नेपाल के केवल 4% पॉपुलेशन ही मुसलमान है, लेकिन ये बॉर्डर इलाके पे क्यों हो रहा है? दूसरी बात, आपने कभी ये ध्यान दिया है कि ये सीमांचल में ये आपका ओवैसी क्यों वहां पर लड़ने गया और कन्हैया ने बेगूसराय ही क्यों चुना? इसका कारण यह था कि ये देखिए 18% मुसलमान बेगूसराय में है, आगे चले जाइए पूर्णिया में, अररिया में 40% है और किशनगंज में 68%। किशनगंज ऑलमोस्ट बांग्लादेश बॉर्डर से मिलता है। उसके बाद आपका शर्जील इमाम जो है वो चिकन नेक की बात करता है, चिकन नेक का हलाल करने की बात करता है। और बिहार और उत्तर प्रदेश के ही मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया था सर, मुख्य रूप से आपको मैं बता दूं। और कश्मीर में भी आप चले जाएंगे ना, तो वहां के हर मस्जिद में, हर मदरसे में आपको बिहारी और यूपी वाले मिलेंगे। तो ये एक पुरानी है। अब आप कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर, तो इंटेलिजेंस क्या मतलब? इंटेलिजेंस जिहादी एक्टिविटीज को रोक सकता है, जिहादी करंट को नहीं रोक सकता है। जिहादी करंट को रोकने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। ये जो आप लोग बार बार कहते हैं कि हाँ इंटेलिजेंस, हाँ ठीक है, जरूर कोई भी जब ऐसी वारदात होती है तो जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है उसमें कहीं लैप्स हुई है, लेकिन जिहादी करंट को कौन रोकेगा? इस पर आप कभी विचार नहीं करेंगे। तो ये समस्या है सर हमारे साथ, क्योंकि आप देखिए ओवैसी का वहां से चुनाव लड़ना, सीमांचल और ये मिथिला का जो क्षेत्र जो है, ये पूरा का पूरा रेडिकलाइज है, क्योंकि उनको आसानी है, बहुत डेंस पॉपुलेशन है वहां पे। और ये लोग वहीं इतने, और आपके किसी प्रीवियस स्पीकर ये पार्टिसिपेंट ने बताया भी कि किस तरीके से 2000 मतलब इंडियन मुजाहिदीन, ये सिमी का ये गढ़ था, फिर उसके बाद यासीन भगतल है। और आपकी वो तो बिहार का, हमारे बिहार की बेटी, मैं भी बिहार का रहने वाला हूं, हमारे बिहार की बेटी भी थी वो इशरत जहां। तो हम बहुत महान लोग पैदा करते हैं साहब, उसमें कोई बात नहीं है। तो थोड़ा जिहादी करंट पर गौर कीजिए। ये पिछले कितने साल से यही डिबेट चल रहा है, इंटेलिजेंस फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर। एक मिनट का वक्त देते हैं। आजिम बारी क्या कहना चाहेंगे? जिहादीकरण की बात कह रहे हैं, और जिहादीकरण तो इस बात को लेकर कि आखिर कौन है इसके पीछे जो कि लोगों के मन को, युवाओं के मन को बदल रहा है। सवाल तो ये भी है, इस तरह की जो घटनाएं होती है, मैंने सबसे पहले कहा इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए और इसको जांच होनी चाहिए। जांच के बाद पता चलना चाहिए कि ये इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन जैसे ही घटना घटती है तो जिहादी जोड़ देना, आतंकवादी जोड़ देना, इससे भी एक वातावरण गलत पैदा होता है। हर तरह से वातावरण गलत बनाने के लिए जो बोल रहे थे हमारे भाई, अभी तक आजिम बारी जी, अभी तक जो हुआ वो किस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश हो रही थी? सवाल तो जायज है ना। अभी डिफेंस एक्सपर्ट है, सुनिए आरएसएन सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कह रहे हैं। और अगर आतंकवादी घटना है, जिहादी घटना है, तो उसकी सबसे कड़ी शब्दों में निंदा, ठीक है, ये कड़े शब्दों में निंदा से काम नहीं चलेगा ना सर। वो तो एक सवाल खड़े कर रहे हैं ना, आखिर उन्हीं इलाकों में क्यों? मधुबनी दरभंगा ही क्यों? नेपाल का इलाका ही क्यों? नेपाल से सटा इलाका ही क्यों? मदरसा ही क्यों? मस्जिद ही क्यों? सवाल तो इस बात पर है। इसका कहां जवाब है आपके? जी ललन सिंह जी।
ललन सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। और निशिकांत जो ओझा जी हमारे साथ हैं, खुफिया विभाग के जानकार हैं, इंटेलिजेंस पर काफी बातें हो रही हैं निशिकांत जी, और ये सवाल पनप कर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं सूचना तंत्र जो है उसकी कमजोरी की वजह से ऐसी चीजें हो जा रही हैं, हमें पता नहीं लगता और धमाके होते हैं, बाद में गूंज सुनाई देती है और टीमें लगती हैं। निशिकांत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं बना, लेकिन एक बार फिर हम आरएसएन सिंह जी के पास चलते हैं। इस मॉड्यूल के बारे में और भी गहन जानकारी उनसे लेनी है। आरएसएन सिंह जी, इस मॉड्यूल को आपने जहां जहां से जोड़ा, ठीक है, कुछ लोग जो सीमांचल और इन सभी इलाकों को अगर हम देखें तो नेपाल से सटा है, चलिए एक बढ़िया रास्ता उन्हें मिलता है कि इस पार आते हैं उस पार निकल जाते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस की बात तो आप मानेंगे, इस जगह पर तो आप आएंगे कि जो खुफिया हमारा तंत्र है वो कितना सजग है। कई ऐसे मॉड्यूल्स चल रहे हैं जिसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानकारियां जरूर होंगी, लेकिन क्या साफ तौर पर आप कहेंगे कि इसे फेल्योर न माना जाए? नहीं, जब आप मॉड्यूल की बात करते हैं, मधुबनी मॉड्यूल, दरभंगा मॉड्यूल, तो आप उस संदर्भ में बात करें, पूरे जो हमारे भारत का जो नक्शा है, वो जो डिफरेंट मॉड्यूल से उस संदर्भ में बात कर रहे हैं, जी जी, वो इसका हिस्सा है। कृपया इसको क्षेत्रीय चश्मे से ना देखिए, इसको ये पैन इस्लामिज्म और जिहादिज्म कोई बिहार तक ही सीमित नहीं है। आप केरला से देखिए, केरला से भी कोई ज्यादा रेडिकलाइज जगह है इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में, या यूं कहें कि पूरी दुनिया में केरला से ज्यादा कोई रेडिकलाइज नहीं है। जी जी, कश्मीर देख लीजिए, एको आ रही है। जी जी जी, हाँ, मैं कह रहा हूं कि कश्मीर, अब ये लोग कहां से आ रहे हैं? हैदराबाद से। कोई हैदराबाद भी एक बहुत रेडिकलाइज जगह है। हम और आप बिहार और यूपी के संदर्भ में सोचते हैं, लेकिन ये लोग पैन इस्लामिज्म का आज तक नहीं। साहब, खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था साहब? नहीं, 1921 में खिलाफत किस लिए? कि इस साला कोई वो तुर्की में बैठा कोई खलीफा आ जा रहा है, उसके लिए यहां छाती पीट रहे थे लोग, और फिर कहते हैं कि कम्युनल। अरे कैसे बनाए? ये जो कहीं भी ब्लास्ट हुआ, यहां हुआ या देश के अन्य उसमें हुआ, ये किस लिए हो रहा है? कि ये कौन सी मानसिकता है इसके पीछे? क्या ये देश निर्माण के लिए हो रहा है, या ये सौहार्द, ये कम्युनल सौहार्द? तो ये सब देखिए, ये अपना जो शब्दावली है, हम लोग थक चुके उस शब्दावली से। कृपया जो भी विचारधारा, चाहे वो वामपंथी विचारधारा हो, चाहे जिहादिज्म हो, ये सब ये आयात किया हुआ, आयात इंपोर्टेड विचारधारा है, और ये मिट्टी से नहीं, यहां की मिट्टी से नहीं जन्मी हुई है। ये दोनों खूनी विचारधारा है, दोनों किसी विपक्ष को नहीं ये टॉलरेट करते हैं, दोनों डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो ये कोई भी जो इंपोर्टेड विचारधारा है वो आपको तबाह करेगी। और देखिए साहब, एक और है कि आक्रमणकारियों की शिक्षा पद्धति आप नहीं पनपने दे सकते। जिन आक्रमणकारियों ने आपको कुचल दिया, उन कुचलने की कोशिश की, आप वो मदरसे और ये आप उसको कर रहे, उन्हीं की शिक्षा पद्धति ये कर रहे। ये कहां का? और फिर कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। मुझे आज तक ये बात ही समझ में नहीं आई। और इंटेलिजेंस फेलियर मान लीजिए 100 में से 2% अगर ये हो गया, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन सिस्टम, नो ह्यूमन सिस्टम कैन बी परफेक्ट। लेकिन आप कृपया उस पूरे उसके पीछे जो केमिस्ट्री है, और आज की नहीं साहब केमिस्ट्री, आज की नहीं, ये सदियों, ये कितने 100 साल से, 200 300 साल से। सैयद अहमद बरेलवी कौन था साहब? वो जाके बालाकोट में उसने गढ़ बनाया था, उसके पास जिहादी किसने भेजे थे? ये पटना का नवाब ने भेजा था जिहादी वहां पे। वहाबिज्म सबसे पहले पटना में आया था, आपको मालूम है? तो ये आज से थोड़ी चल रहा है। आप पढ़ेंगे नहीं, आप बात नहीं करेंगे, और उसके बाद ये रोना रोएंगे कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, हाय हाय हाय।
लेकिन ठीक है, ये इस पूरे देश के सिनारियो को देते हुए आप RSN सिंह जी कह रहे हैं, इस बात को लेकर कह रहे हैं, बिहार को लेकर इस टॉपिक को, इस मुद्दे को उठाने का मकसद बस यही था कि एक जो सेफेस्ट जोन बनता जा रहा है बिहार, आखिर बिहार ही क्यों? तो ठीक है, सभी की जुबान से एक बात सामने आती है कि नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज यह बात दिमाग से आती है कि यहां के लोगों को टारगेट करना, यहां के युवाओं को, क्योंकि ये बेरोजगारी भी इसका एक अहम मुद्दा हो सकता है कि जिनके पास रोजगार नहीं है उनके दिमाग में कुछ भी कचरा भर दीजिए, उस रास्ते पर निकल जाएंगे, कुछ पैसे उनकी जेब में डाल दीजिए। दूसरा कारण। तीसरा कारण आपने कहा जिहादीकरण हो रहा है, दिमाग में क्या बातें पनपाई जा रही है, क्या सिखाया जा रहा है, कौन सा साहित्य उन्हें विश्लेषित कर बताया जा रहा है। चौथा कारण यह हो सकता है कि क्या बहुत ही कम एज में लोग बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं। तो कई तरह के सिनारियो सामने आ रहे हैं और पूरे देश के पटल पर अगर इसे देखें तो RSN सिंह जी की बात पर मुहर लगती है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप बिहार तक कनेक्शन क्यों कर रहे हैं, इसकी बुनियाद में जाना होगा, कहां से शुरू हो रहा। लेकिन एक सवाल इसके बाद भी है कि अगर इस केमिस्ट्री को हमने पढ़ लिया, उसके बाद भी इसे सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस पर भी हम आएंगे, RSN सिंह से सवाल करेंगे। लेकिन पूर्व DG अशोक कुमार गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अशोक कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पूर्व DG हैं आप, और तंत्र में रहते हुए इन चीजों को बहुत करीब से आपने देखा, क्या पाया? सेफेस्ट जोन बिहार होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि धमाकों के बाद ये सवाल हम कर रहे हैं, ये धमाके नहीं भी हुए थे, ये सवाल जायज थे, वहीं बने हुए थे और पनप कर जवान हो रहे थे। ये दोनों घटनाएं जो हाल में घटी है बांका में और अभी दरभंगा में रेलवे स्टेशन पे, काफ़ी चिंताजनक घटनाएं हैं जी। और धमाके हुए हैं दोनों जगह। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा इसके पीछे कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, दोनों घटनाओं में कोई कनेक्शन है नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी है, इनके क्या मंसूबे हैं। लेकिन विस्फोट जो हुए हैं वो काफी चिंताजनक है। और इंटेलिजेंस ब्रांच, स्टेट की इंटेलिजेंस ब्रांच मशीनरी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस होता है, IB है, रॉ है, तो इन सब का ज़्यादा फेलियर दिखता है। इन लोगों को ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। हाल की जो दो घटनाएं घटी हैं, लेकिन अशोक गुप्ता जी हमारे साथ RSN साहब हैं, उनका कहना है कि आज आप इस इंटेलिजेंस को फेलियर मान ले रहे हैं, इतना कह के काम नहीं चलेगा। क्यों मान रहे हैं? उसकी बुनियाद तक जाना होगा आपको, यह कहना है RSN साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उन्हें कैसे जवाब दिया जाए और उनके सवालों का क्या उत्तर है? मैं यही कह रहा था अभी कि अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो बांका की घटना हो या दरभंगा की घटना हो, इन्वेस्टिगेशन जो जिला पुलिस या रेलवे पुलिस कर रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर निशाकांत ओझा हमारे साथ है, खुफिया विभाग के जानकार हैं, उनसे ही बात करते हैं। डॉक्टर निशाकांत ओझा जी, आप अभी तक के डिस्कशन को जब सुन रहे हैं और इस विचार विमर्श को जब सुनते हुए आपको क्या लग रहा है? एक बड़ा परिदृश्य, एक बड़ा कैनवास तो हमें नजर आता है, हर बार नजर आता है, लेकिन यह जानना हम चाह रहे हैं डॉक्टर निशाकांत ओझा जी से कि क्या सर वक्त आ चुका है कि आप उन सभी ऐसी जगहों पर जहां से धमाकों की शुरुआत होती है, जहां बारूद की पढ़ाई होती है, उन जगहों पर एक्शन लेने की जरूरत है, इससे पहले कि आप खुफिया तंत्र को बेकार कहें, बर्बाद कहें, बिना काम का कहें, नाकाम कहें, उससे पहले यह है कि आप कुछ ग्रासरूट पर कुछ काम कर लें। डॉक्टर निशाकांत ओझा जी बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं खुफिया तंत्र को बेकार कहना या खुफिया तंत्र हमारा इनइफेक्टिव है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां पर हम बात करते हैं टेररिज्म और इस तरह की इंटरनल सिक्योरिटी की ब्रीच की, ये एक नेक्सस है और एक तरह का आर्किटेक्चर है जो प्रिवेल होता है। अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ बिहार में नहीं है या दरभंगा में नहीं है, ये केरला में भी है, कर्नाटका में भी है, हुबली में भी है, बेलगावी में भी है, गोवा में भी है। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं इसकी जी,
चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आरएसएन साहब के पास हम जरा चलते हैं फिर से एक बार। आरएसएन साहब, इसे समझाने की आपने बहुत कोशिश की, कुछ तकनीकी खामियां आ गई हैं, और आरएसएन साहब, इसे समझाने की आपने कोशिश की, आपने एक बड़े नेक्सस की बात कही, आपने जिहादिज्म की बात कही। हम एक चीज समझना चाहते हैं कि इस केमिस्ट्री की बात आपने कही, लेकिन केमिस्ट्री को जब समझ लिया, आपके जैसे एक्सपर्ट देश में हैं जो इन चीजों को देख पा रहे हैं, तो आरएसएन सिंह जी, इस मॉड्यूल के ध्वस्त करने के लिए हमने क्या किया, सरकार ने क्या किया, क्या प्रयास रहे, क्या इस पर कभी आपने कुछ कहा है? देखिए, एक बात मैं बता दूं, 29 जून 2020 को जी एनआईए का एक अलर्ट गया है, बिहार सरकार को गया था जी, और जिसमें यह कहा गया था कि जैश ए मोहम्मद, अल कायदा और कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बिहार के जरिए अपने हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल किलिंग्स करने के लिए अपने ऑपरेटिव्स भेज रहे हैं। अब जब तक इनको वहां से कोई फैसिलिटेट नहीं करेगा बिहार के अंदर से, तब तक तो ये कोई हो नहीं सकता है। अगर पटना के गांधी मैदान में इस तरह की जो घटना थी, मैं तो उस समय मौजूद था वहां पे, तो आप उसको अगर केवल धमाकों के ख्याल से देखें तो एक बात है, और एक ये भी है कि इसकी पूरी संरचना कहाँ, कॉन्स्पिरेसी की संरचना कहाँ पे हुई थी, वो ये एक दूसरी बात है। देखिए, आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि और मैं आपको बता दूं, मैंने रॉ में भी अपनी सेवाएं दी। जी, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरा हमेशा से मत रहा है कि ये आइडियोलॉजिकल वॉर्स है। मैं सेना में भी था, मैंने कश्मीर में भी नौकरी की है। आप मारते जाइए, मिलिटेंट जिहादी मारते जाइए, पैदा होते जाएंगे, लेकिन जब तक आप उसके, कहते हैं नो योर एनिमी, पहला सिद्धांत है वॉरफेयर का। वो आखिर वो फैक्ट्रियां किस बूते पे चलती हैं? क्या वो सिर्फ पैसे से चलती हैं? आपने तो कह दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है। डू यू नो 90% जिहादी जो इसने ISIS ज्वाइन किया, 90% एजुकेटेड लोग थे, उसमें से ज्यादा टेक्निकल ग्रेजुएट्स थे, ज्यादा टेक्निकल ग्रेजुएट्स थे। ये तो दिस थ्योरी हैज बीन डिबंक्ड। जी, ठीक है ना? ठीक है। तो ये जो आइडियोलॉजी पैदा करती है, उसको आपको एड्रेस करना। हमने ऐसे दोनों वामपंथ और जिहादिज्म को, हमने इस एक नाजुक सा देश जिसका अभी नेशन बिल्डिंग कंप्लीट भी नहीं किया, उसको आपने इन इंपोर्टेड विचारधाराओं से उस पर आपने हमला करवाया है। ये गलती हमारी है। आपको तय करना होगा कि नेशन बिल्डिंग किस का बुनियाद क्या होगा। आखिर भारत है क्या? आखिर हिंदुस्तान है क्या? किस बात पर इसका राष्ट्र का निर्माण हो सकता है? पहले ये मुद्दा तो आप क्लियर कर ले। तो ये आइडियोलॉजी को, और मैं फिर कहता हूं कि आप आक्रमणकारियों की शिक्षा पद्धति आप नहीं अपना सकते हैं, नहीं, क्योंकि आप पर आक्रमण होते रहेंगे और इसलिए हो रहा है। फिर 5 दिन के बाद एक और धमाके होंगे, फिर आप डिबेट करवा लीजिएगा। नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, उस केमिस्ट्री पर तो हम ये भी जानना चाहेंगे ना कि आप अनुभवी हैं, लेकिन इन सभी के जानकारों का क्या मतलब, किस तरीके से हम उस पर एक्शन ले सकते हैं? तो कभी ऐसा कोई प्लान तो सरकार की तरफ पहुंचना चाहिए ना, जिससे पता चल पाए कि हमें करना क्या है, नेक्स्ट चैप्टर क्या हो। साहब, एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि हमारे यहां एक कहा जाता है कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है। जी है, ये यहां अलग अलग भाषाएं, अलग पोशाक, अलग खाना पीना। तो साहब, ऐसे कैसे होता है कि केरला का जिहादी बिहार में चला जाता है और बिहार का जिहादी कश्मीर चला जाता है, और कश्मीर का जिहादी हैदराबाद चला जाता है, दिल्ली में आ जाता है, शाहीन बाग में बैठ जाता है, गया पहुंच जाता है, हैदराबाद से उठ के सीमांचल में चला। ये सारी विविधताएं कहां खत्म हो जाती हैं सर? ये कहां खत्म हो जाती हैं ये? तो ये एक विचारधारा है जो केवल बिहार तक सीमित नहीं है। बिहार में है, बिहार रिक्रूटमेंट आसान है,
क्योंकि ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, नेपाल से बॉर्डर है, उधर उधर ये ऑर्डर ये है। लेकिन ये जो बार बार ये ना, नेहरू जी सेड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वेयर इज द डाइवर्सिटी इन दिस केस? सारी विविधताएं खत्म हो गई। केरला का जिहादी कश्मीर होके अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने जा रहा है, केरला का जिहादी कोलंबो आ रहा है, आपके जिहादी इस्लामिक स्टेट जा रहे हैं, आपके जिहादी शाहीन बाग में चले आ रहे हो, कह रहे हैं कि चिकन नेक्का, और ये जो नालायक है ये पटना सेंट जेवियर स्कूल का पढ़ा हुआ है शर्जील इमाम। आप कहेंगे कि ये भी गरीबी का शिकार है। तो ये बात आप, ये पता नहीं इसमें विविधता कहां खत्म हो जाती है। ठीक है सर, तो फिर वहां उर्दू, तो सर एक्शन प्लान क्या है? ठीक है, ये सारी चीजें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन इस साहित्य दर्शन के अलावा क्या वे ऑफ एक्शन क्या होगा? ये एक्शन प्लान क्या है? इसको अगर आप साहित्य दर्शन बोलते हैं ना, एक्शन प्लान क्या? मैं मान लीजिए एनआईए ने इसका वो किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ लिया जी, तो मैं तो नहीं गारंटी ले सकता कि आगे ऐसे जिहादी हमले नहीं होंगे। मैं तो नहीं गारंटी ले सकता, आप भी गारंटी नहीं ले सकते हैं। मेन क्या है? एक फिजिकल एक्शन, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ये ठीक है। और हमेशा ये नहीं होता है कि अगर हर खून, हर मर्डर, हर टेररिस्ट अटैक के पीछे पता चल जाए कि कौन करने वाला है, और ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने ऐसे हमलों को, ऐसे पोटेंशियल हमलों को कितने नाकामयाब किया गया है इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, आज अगर महफूज है ना साहब, बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को मान रहे हैं आरएसएन साहब, इस बात को मानना होगा। ठीक है, आज उसी वजह से हम लोग महफूज भी हैं। ललन सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। ललन सिंह जी, अपनी पूरी बात सुनी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में आपसे संपर्क नहीं बन पा रहा था जी। मैं आपको केवल अभी बिहार के बारे में जमीनी स्तर की बात करना चाहूंगा। जी। मैंने कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक उग्रवाद, इंसर्जेंसी और आतंक के साथ 35 साल नौकरी की है। पहला नंबर, बिहार की जो सीमांचल और मिथिलांचल जो इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल से मिलता है, उसके ऊपर एसएसबी के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस को इस्तेमाल किया जाए। नंबर 2, इस खुले हुए इंटरनेशनल बॉर्डर को सतर्क और सख्त और उसके अंदर बॉर्डर बनाने की जरूरत है। नंबर 2, जो सीमांचल और मिथिलांचल का इलाका है, उसमें इलाके को चिन्हित कीजिए, कहां इनको हाइड आउट मिल रहा है, और उस हाइड आउट को बेहतर ढंग से उसको चारों तरफ से घेर कर इंट्रोगेशन करके उसको समाप्त कीजिए। नंबर 3, मैं आपको बताना चाहता हूं, आरोप और प्रत्यारोप किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है। अगर बंका में कोई इंसिडेंट हुआ है तो आपका काम नहीं है बोलना, वो इन्वेस्टिगेशन टीम का है, वो सेंट्रल एजेंसी, स्टेट एजेंसी मिलकर काम करेगी। यहां पे बहुत बड़ी बातें करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई गलत है तो उसके लिए जागरूकता पैदा कीजिए, डरिए मत, वोट बैंक की तरफ मत देखिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम जानते हैं कि बोधगया सीआरपीएफ कैंप, चेना स्वामी स्टेडियम, दिल्ली मुंबई का लोकल ट्रेन, उसके सभी आतंकी मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा में मिल रहे हैं, तो उनके ऊपर कौन सख्त होगा? हमारी बिहार सरकार और सेंट्रल दोनों मिलकर तालमेल की जरूरत है। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, हम डीपली नहीं जा रहे हैं क्योंकि यह सेक्रेसी की बात है, लेकिन ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी होती है दिल्ली में, उसका काम है इंफॉर्मेशन को निचोड़कर और डिसेंट्रलाइज जरूरत के अनुसार एजेंसी को देना, और हम इसके ऊपर कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हमें सख्त होना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ आने के लिए। आरएसएन साहब हमारे साथ पहली बार आप जुड़े थे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि पूरे इंडिया लेवल पर क्या कुछ चल रहा है उस बात को सामने रखने के लिए। बाकी हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकालकर इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप हमारे साथ जुड़े हैं, और खबरें लगातार जारी हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय